Bismillahirrahmanirrahim. This is Mohammad Yasin Siddiqui and we will discuss about biology. तो जैसा कि आप लोगों को पता है कोरोना की वजह से स्टूडेंट काफ़ी परेशान हैं। तलीमी इदारे इंस्टीट्यूट सारे के सारे वो बंद हैं, क्लोज जा रहे हैं। तो हमने सोचा स्टूडेंट की नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए हम बायोलॉजी के ऊपर थोड़ा सा वर्क कर रहे हैं। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छी लगे, अगर यूज़फुल इंफॉर्मेशन हो तो आप लोग ज़रूर इसको लाइक भी करें। और इसी तरह अगर कोई आप लोगों का कोई क्वेश्चन है या आप लोग कोई पैगाम या मैसेज देना चाहते हैं तो ये हमारे नंबर इधर शो हो रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, तो आप लोग अपनी ज़ाती आरा भी पेश फरमा सकते हैं। थैंक यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं बेसिक के बारे में। हमारा ये ओपन लेक्चर है। ओपन लेक्चर वो होता है जो सिलेबस से हट के हो, उसे हम ओपन लेक्चर कह रहे होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं साइंस की कि साइंस क्या है। साइंस क्या है? लातीनी जबान का लफ्ज है। लातीनी लफ्ज साइंसटिया से निकला है और साइंसटिया का मतलब होता है इल्म। अब हमने बात करनी है कि इल्म क्या होता है। ये जो बच्चे इल्म होता है, ये बेसिकली 3 हरूफ का मजमुआ होता है, 3 लेटर्स का कॉम्बिनेशन होता है। आइन, लाम और मीम। आइन लाम से है अली, मीम से है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था आना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली क्या है, उसका दरवाज़ा है। तो हमें इल्म हासिल करने के लिए चौखटे अली के ऊपर जाना पड़ेगा, तब भी हमें फैज़ मिलेगा, इल्म मिलेगा, नॉलेज मिलेगा। तो हम बात कर लेते हैं इल्म के बारे में। तो इल्म की कितनी अक़साम होती हैं और इल्म का मतलब क्या होता है। तो सुने, इल्म का जो लुग़वी मतलब होता है वो होता है जानना, पहचानना, वाकिफ होना, बाखबर होना, मालूमात हासिल करना एंड सो ऑन वगैरह। उसके बाद हम बात करेंगे इल्म की अक़साम कितनी होती हैं। तो इल्म की बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नॉलेज। एक को हम कहते हैं फिक्री इल्म, दूसरे को हम कहते हैं तकलीदी इल्म। अब हमारे पास इल्म की 2 अक़साम हैं, 2 टाइप्स हैं, 2 काइंड्स हैं। उसके बारे में हमने बताना है आप लोगों को। तो फिक्री का लफ्ज़ है जो फिक्र से है, सोच से है। ऐसा इल्म जो इंसान के अंदर, बंदे के माइंड के अंदर खुद ब खुद फिक्र करने से, सोचने से आ जाए, उसे हम क्या कहेंगे? फिक्री इल्म कहेंगे। और ऐसा इल्म जो सोचने की बजाय किसी और सोर्सेज से, जस्ट लाइक बुक्स से, नेट से या किसी टीचर से या किसी रिसाला या मैगजीन से हासिल हो, उसे हम क्या कहेंगे? तकलीदी इल्म कहेंगे। तो तकलीदी इल्म की काफ़ी सारी अक़साम होती हैं। तो हम अभी अपने ही टॉपिक की तरफ जाएंगे, वो है साइंस। अब हम बात करेंगे साइंस की कितनी टाइप्स हैं और उनको कैसे हमने क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। तो हमारे पास साइंस की बेसिकली 4 टाइप्स होती हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ साइंस। साइंस की 4 अक़साम होती हैं। एक का नाम है बायोलॉजी, और एक को हम कहते हैं केमिस्ट्री, और एक को हम कहते हैं फिजिक्स, और एक को हम कहते हैं मैथमेटिक्स। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के ऊपर कि बायोलॉजी क्या चीज़ है और इसका बैकग्राउंड क्या है और इसका ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से स्टार्ट हुई है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो पूरी बायोलॉजी के अंदर एक ही वर्ड यूज़ होगा,
8 क्लास से लेकर PhD तक जब भी आप लोग बायोलॉजी की बात करेंगे, बायोलॉजी के अंदर एक ही वर्ड होगा, एक ही लफ्ज होगा। तो अब हम जानना चाहेंगे वो कौन सा लफ्ज है जो हमें बायोलॉजी के अंदर मिलता है। तो हमने बात करनी है अब बायोलॉजी की कि बायोलॉजी क्या है। पूरी बायोलॉजी के अंदर एक लफ्ज का जिक्र मिलेगा 8 क्लास से लेकर PhD लेवल तक, जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बता दी है। अब हम बात करेंगे, अब हर किसी इंसान, हर किसी बच्चे स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं, वो ऐसा कौन सा वर्ड है जो हमें बायोलॉजी के अंदर मिलता है और कहाँ कहाँ पे मिलता है, इसके बारे में हम देखेंगे। वो वर्ड है जानदार। पूरी बायोलॉजी के अंदर जो वर्ड हमें मिलेगा वो है जानदार, ऑर्गेनिज्म। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन है कि जानदार क्या होता है। तो जानदार के बारे में बताने से पहले सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि जानदार दो तरह का होता है। जानदार की अकसाम बेसिकली दो हैं। एक को हम कहते हैं जानवर और एक को हम कहते हैं पौधे। जानदार की टू टाइप्स होती हैं, एक को हम कहते हैं एनिमल, दूसरे को हम कहते हैं प्लांट। तो अब हम बात करेंगे कि ये जो जानदार है ये होता क्या है। इसके बारे में हमने डिस्क्रिप्शन देखनी है, इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है, इसकी वजाहत देखनी है कि जानदार क्या होता है। ये जो लफ्ज है जानदार, दो लफ्जों का मजमुआ है, जान और दार। ठीक है, तो जान का मतलब होता है जिंदगी और दार का मतलब होता है रखने वाला। जिस तरह होता है हमारे पास जमींदार, जिसकी जमीन हो, जमीन रखने वाला। चौकीदार, जिसकी कुर्सी हो, चेयर हो, चौकी हो, उसे हम चौकीदार कहेंगे। और इसी तरह हम कहते हैं थानेदार, जिसका क्या हो, थाना हो, थानेदार हो। इसी तरह जानदार है। अब हमने कहा है जिसकी जिंदगी हो उसे हम जानदार कहेंगे। अब क्वेश्चन हमारे माइंड में आ रहा है कि जिंदगी क्या होती है। तो अब हम जिंदगी को देख लेते हैं कि जिंदगी क्या होती है। तो सुने, दो चीजों का मजमुआ क्या कहलाता है, जिंदगी कहलाता है। जिस्म और रूह के मिलाप को हम क्या कहते हैं, जिंदगी कहते हैं। अब हमारे माइंड के अंदर क्वेश्चन आ रहा है, जिस्म और रूह के मिलाप को तो हम जिंदगी कह रहे हैं। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन ये आ रहा है कि जिस्म क्या होता है। चार चीजों का मजमुआ क्या कहलाता है, जिस्म कहलाता है। वो कौन सी चार चीजें हैं, अब हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है पानी, मट्टी, आग और हवा। ये चार चीजें जब मिलेंगी तो क्या बनेगा, जिस्म बनेगा। तो अब हम एक एक पार्ट के बारे में, एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में बात करेंगे, एक एक पीस के बारे में, एक एक अज्जा के बारे में बात करेंगे कि जिस्म के अंदर इनका क्या रोल होता है, इनका फंक्शन क्या होता है, इनका किरदार क्या होता है, इनका क्या वर्क होता है, इनका क्या काम होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे पानी। पानी की वजह से जिस्म के अंदर मूवमेंट आती है, हरकत आती है। उसके बाद है मट्टी। मट्टी की वजह से क्या होता है, आजजी इनकसारी आ जाती है। अगर किसी को क्या हो जाए, अल्लाह पाक तरक्की दे दे, तो वो ये कहता है, अपनी आजजी को शो कर रहा होता है कि मुझे जो कुछ भी मिला है वो अल्लाह ताला की अता है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। वो क्या है, मट्टी की वजह से इंसान के अंदर क्या आती है, आजजी आती है। उसके बाद जो थर्ड वन है वो है हमारे पास फायर, आग। तो थर्ड वन है हमारे पास आग। आग की वजह से बंदे के अंदर क्या आता है, गुस्सा आता है। तो थोड़ी सी बात हो, बंदे के अंदर क्या आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। क्यों आता है, क्योंकि उसके जिस्म के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, एक अज्जा है, एक जुज है, आग। आग की वजह से बंदे के अंदर क्या आता है, गुस्सा आता है। और फोर्थ वन है हमारे पास हवा। हवा की वजह से बंदे के अंदर गरूर आता है। अगर थोड़ी सी उसे तरक्की मिल जाए, उसके मार्क्स वगैरह अच्छे आ जाए, तो वो अपने आप को बहुत कुछ चीज समझने लग जाता है। वो क्यों, उसका अपना कसूर नहीं होता, क्योंकि उसकी जिस्म के अंदर एक ऐसा जुज मौजूद है जिसकी वजह से वो फख्र महसूस कर रहा होता है। और वो कौन सा जुज है, वो है हवा। अब जो दूसरा पॉइंट है हमारे पास वो है रूह। जिस्म और रूह के मिलाप को हम जिंदगी कह रहे थे। तो हमने जिस्म के बारे में पढ़ लिया है, वो चार चीजों का मजमूआ है, पानी, मट्टी, आग और हवा का। अब हमने बात करनी है कि रूह क्या होता है। इसके बारे में हम कुरान पाक को उठाएंगे, उससे हम पूछेंगे कि रूह क्या है।
यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये लोग आपसे पूछेंगे कि रूह क्या है, तो आप उनसे क्या फरमाएं, आप उनसे फरमाएं कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी, कि ये जो रूह है ये अल्लाह पाक का हुक्म है। ठीक हो गया। तो हमने यहाँ तक बात की है, जो जानदार होता है, हर जिंदा चीज को हम जानदार कहते हैं जिसकी जिंदगी होती है, और हमने बात की है जिस्म और रूह के मिलाप को हम जिंदगी कह रहे होते हैं। तो हमने कहा है पूरी बायोलॉजी के अंदर हमने जानदार को ही जिक्र करना है। अब मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ कि मेरा जो टॉपिक है बायोलॉजी, और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है और इसका ओरिजिन क्या है, किस कंट्री से सबसे पहले बायोलॉजी का वर्ड यूज हुआ है। तो सबसे पहले यूनान एक कंट्री का नाम है, उसमें बायोलॉजी का वर्ड यूज हुआ है। तो जिस मुल्क के अंदर जो लैंग्वेज बोली जाती है, जो उनकी स्पीकिंग स्किल होती है, उसी ही मुल्क के नाम से वो जानी जाती है। जिस तरह चीन के अंदर जो बोली जाती है, जो ज़बान लैंग्वेज बोली जाती है, उसको हम कहते हैं चीनी। अरब के अंदर जो बोली जाती है उसे हम कहते हैं अरबी। इसी तरह यूनान के अंदर जो बोली जाती है, जो ज़बान यूज़ की जाती है, उसको हम कहते हैं यूनानी। तो बायोलॉजी क्या है, यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। ठीक है। तो बायोलॉजी दो यूनानी अल्फाज से मिलकर बनी है। कितने अल्फाज से मिलकर बनी है? दो अल्फाज से मिलकर बनी है। और वो कौन कौन से अल्फाज हैं? एक को हम कहते हैं बायोस, दूसरे को हम कहते हैं लोगस। बायोस और लोगस, ये दो यूनानी जबान के अल्फाज हैं। इनसे वर्ड क्या डिराइव हुआ है? बायोलॉजी। तो बायोस का मतलब है जिंदगी, और लोगस का मतलब होता है मुताला करना, गौर और फिक्र करना, वजह तलाश करना वगैरह। ठीक है। तो बायो से वर्ड डिराइव हुआ है बायो का, और लोगस से वर्ड डिराइव हुआ है अखज के आगे लॉजी का। इट मीन बायो का मतलब क्या है? जिंदगी। लॉजी का मतलब क्या है? मुताला करना, गौर फिक्र करना, वजह तलाश करना। अब हम क्या करेंगे? बायोलॉजी की डेफिनेशन को देखेंगे, बायोलॉजी की तारीफ को पढ़ेंगे कि बायोलॉजी को डिफाइन कैसे किया जाता है। तो अब बायो का मतलब है जिंदगी, बायोस से निकला है। बायोस का मतलब क्या है? जिंदगी। तो इन दोनों का मतलब क्या होगा? जिंदगी। और लॉजी का मतलब क्या है? मुताला करना। तो अब हम क्या कहेंगे? जिंदगी के मुताले को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है। तो जिंदगी के मुताले को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। अब हमने बात करनी है बायोलॉजी की डिवीजन के बारे में, कि बायोलॉजी की डिवीजन क्या है और इनको कैसे डिवाइड किया जाता है फर्दर। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि बायोलॉजी की डिवीजन कितनी है, बायोलॉजी को कितने हिस्सों में तकसीम किया जाता है, या बस एक ही हिस्सा होता है, कितने उससे होते हैं। इनके बारे में हम पढ़ेंगे, इनके बारे में हम जानना चाहेंगे। तो बायोलॉजी की डिवीजन को देखेंगे। डिवीजन का वर्ड डिवाइड से निकला है। डिवाइड कहते हैं तकसीम को। तो बायोलॉजी को तीन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, तीन ग्रुपों में तकसीम किया जाता है, तीन जमातों में इनको क्लासीफाई किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास जूलॉजी, सेकंड वन है हमारे पास बॉटनी, एंड थर्ड वन है माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है। तो दो अल्फाज का मजमूआ है जू और लॉजी। जू का मतलब होता है चिड़ियाघर। चिड़ियाघर के अंदर हमें पता है क्या होते हैं? जानवर होते हैं। और लॉजी का मतलब क्या है? हमने पहले पढ़ा है, लॉजी का मतलब होता है मुताला करना। तो हम इसे क्या कहेंगे? जानवरों के मुताले को हम क्या कहेंगे? जूलॉजी कहेंगे। उसके बाद है बॉटनी। बॉटनी का वर्ड बॉटन से निकला है। बॉटन कहते हैं पौधे को। हम क्या कहेंगे? पौधे के साइंसी मुताले को हम क्या कहते हैं? बॉटनी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास
माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, और बायो के अंदर किस चीज का जिक्र होता है हमने पहले पढ़ा है, एक वर्ड का जिक्र होता है, वो वर्ड क्या है, जानदार। और लॉजी का मतलब क्या होता है, मुताला करना और फिक्र करना, वजह तलाश करना। तो हम क्या कहेंगे, छोटे जानदारों का मुताला करना क्या कहलाता है, माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। या फिर क्या होता है, जानदार को साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं ऑर्गेनिज्म। माइक्रो का मतलब ऐसे जानदार होते हैं जो आम आंख से नजर नहीं आते, उनको माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जाता है, जस्ट लाइक बैक्टीरिया वगैरह। तो हम क्या पढ़ेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मुताला क्या कहलाता है, माइक्रो बायोलॉजी कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, हमने बात की है बायोलॉजी की डिवीजन की। बायोलॉजी को तीन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक को हम कहते हैं जुआलॉजी, एक को हम कहते हैं बॉटनी, और एक को हम कहते हैं माइक्रो बायोलॉजी। तो हमने बात की है फर्स्ट ऑफ ऑल जुआलॉजी की। हमने पहले पढ़ा कि बायोलॉजी के अंदर एक वर्ड का जिक्र होता है, उस वर्ड का नाम है जानदार। तो जानदार की हमने फिर अकसाम पढ़ी है, वो दो टाइप्स होती हैं उनकी, वो दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं जानवर और एक को हम कहते हैं पौधा। तो जो जानवरों का साइंसी मुताला होगा उसे हम कहेंगे जुआलॉजी, और इसी तरह जो पौधों का साइंसी मुताला होगा उसे हम क्या कहेंगे, बॉटनी कहेंगे। ठीक है। फिर कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो आम आंख से नजर नहीं आते, उनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ता है, हम माइक्रोस्कोप को यूज कर रहे होते हैं। तो ऐसे जानवर जो बिल्कुल छोटे होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी स्टडी को, उनके बारे में डिस्कशन को, उनके बारे में पढ़ने को, उनको रीड आउट करने को हम क्या कहते हैं, माइक्रो बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि बायोलॉजी की ब्रांचेस कितनी हैं, बायोलॉजी की शाखें कितनी हैं। तो हम अब बात करेंगे बायोलॉजी की शाखों के ऊपर। तो बायोलॉजी की शाखें, तो बायोलॉजी की 16 शाखें हैं, ब्रांचेस हैं, बायोलॉजी की 16 शाखें हैं। तो उसके लिए मैंने एक फार्मूला बनाया हुआ है बच्चों की आसानी के लिए, बच्चों को फैसिलिटेट करने के लिए, ताकि बच्चों से ये मिक्सअप भी ना हो जाए और बच्चों को याद करने में क्या हो, आसानी हो। इस तरह का फार्मूला बनाया है जो आपको ना तो किसी चैनल पे मिलेगा और ना ही किसी टीचर से मिलेगा, बस ये अलग ही अता है, और इसी ही चैनल के ऊपर आप देख सकते हैं इस फार्मूले को। ये पहली बार मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, बड़ी मेहनत से एक फार्मूला बनाया गया है। इंशाल्लाह जिसको ये फार्मूला आता होगा उसके लिए ये बायोलॉजी की सारी शाखें ऐसे ऐसे फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगी। तो हम बात करते हैं ऐसी वो कौन सी चीज है, ऐसा वो कौन सा फार्मूला है जिसको याद करने से हमें 16 के 16 बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनका, क्योंकि जो मेंटल लेवल होता है वो कम होता है, उनको याद करने में आसानी होती है, तो हम उसके लिए बहुत एक्साइटेड हैं। तो हम जानना चाहते हैं वो ऐसा कौन सा फार्मूला है। तो याद रखें इसी ही चैनल पे आपको ये फार्मूला मिलेगा, और इसके बाद काफी सारे लोग कॉपीराइट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपसे यही रिक्वेस्ट की थी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगे, मालूमाती आपको महसूस हो, तो इसको लाइक भी जरूर करें और शेयर भी जरूर करें, ताकि हम नई से नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हों। तो सुने, अब हम बात करते हैं बायोलॉजी की शाखों के ऊपर। तो बायोलॉजी की 16 शाखें हैं। तो हम जानना चाहते हैं वो कौन सा फार्मूला है जिससे हम बायोलॉजी की शाखों के बारे में पढ़ें। वो है माहसफजा, कपास, अब तो फार्मूला है माहसफजा तपास पबा अफ। अब बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं, ये पता नहीं कौन सी फारसी लिखी हुई है इस फार्मूले के अंदर। तो आप लोग सुने, ये एक जोक की जोक है, और ये हमारी डेली रूटीन का एक एज यूजुअल रूटीन है, उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, और इसी से ही हम 16 के 16 ब्रांचेस को निकालेंगे। इसी को बस आप लोग याद कर लें। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को बताता हूँ ये क्या है। माँ का मतलब है माँ, मदर। हंस का मतलब है लाफिंग, वो हंसती है, खुश होती है। माँ हंस, माँ खुश होती है। अब क्वेश्चन है माँ क्यों खुश होती है। वैसे तो खुशी के बहुत ज्यादा जराए हैं, वैसे तो
खुशी के बहुत ज़्यादा मतलब खुशी को हम फ़ील कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मौके होते हैं जिनको स्पेशली तौर पे बयान नहीं किया जाता, बल्कि वो दिल की ही खुशी होती है। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, माँ हँसती है, माँ खुश होती है। क्यों माँ हँसती है? माँ क्यों खुश होती है? अब ये हर किसी स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, तो उसका रीज़न मैं अभी बता देता हूँ। एक वर्ड है फजा। फजा का मतलब होता है फजर के वक्त जब उसका बच्चा स्कूल की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की तैयारी करके उसके सामने आता है, तो माँ को क्या मिलती है? खुशी मिलती है, जिसकी वजह से माँ को दिली सुकून राहत मिलता है, माँ खुश होती है। तो माँ हंस फजा, एक इसकी रीजन क्या है? फजर के वक्त जब उसका बच्चा उसके सामने आएगा तैयारी करके, तो माँ क्या होगी? हंसेगी। फजा का मतलब है फजर के वक्त। उसके बाद है टॉप, या फिर क्या कर दे उसका बेटा? बोर्ड में टॉप कर दे, ठीक है, फिर भी माँ को क्या मिलेगी? खुशी मिलेगी, माँ हंसेगी, माँ खुश होगी। या फिर वो क्या हो, हमारी तरह निकम्मा जस्ट क्या हो जाए? पास हो जाए, फिर भी माँ क्या होगी? माँ को खुशी मिलेगी, माँ को काफ़ी राहत और सुकून मिलेगा, माँ को काफ़ी सारी, बल्कि माँ की खुशी तो औलाद की खुशी से ही होती है ना। इसीलिए माँ क्या होगी? खुश होगी। अगर उसका बच्चा स्कूल की तैयारी करके फजर के वक्त आएगा, या फिर बोर्ड में टॉप करेगा, फिर भी माँ को खुशी मिलेगी। या फिर वो क्या है, जस्ट पास हो गया, फिर भी माँ को खुशी मिलेगी। उसके बाद है माँ हंस फजा टपास, कि माँ हंसती है, खुश होती है। एक उसकी रीजन थी फजर के वक्त जब उसका बच्चा स्कूल की तैयारी करके उसके सामने आता है। फिर हमने कहा है जब वो बोर्ड में टॉप करता है, फिर भी माँ हंसती है, खुश होती है। फिर हमने कहा है जैसे वो पास होता है, फिर भी माँ को खुशी मिलती है, माँ खुश होती है, हंसती है, लाफिंग करती है। फिर हमने कहा है, आगे लिखा हुआ है पापा, अकेले माँ खुश नहीं होती, साथ ही अब्बा भी क्या होता है? खुश होता है। अब्बा, पापा का मतलब क्या है? अब्बू। अब्बू भी साथ क्या होता है? खुश होता है। ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, के, की। ये इंग्लिश ग्रामर का असूल होता है। ये इंग्लिश ग्रामर का असूल होता है, किसी सेंटेंस में अगर ऑफ आ जाए तो सबसे पहले उसके जो पीछे वर्ड होते हैं उनको ट्रांसलेट किया जाता है, उनके मीनिंग को यूज किया जाता है। तो इधर क्या है, ऑफ से हम पिछले वर्ड को ही यूज करेंगे। इट मीन इन सब बातों की वजह से माँ को भी खुशी मिलेगी और बाप को भी खुशी मिलेगी। अब क्वेश्चन है, माँ का जिक्र पहले क्यों हुआ है, बाप का जिक्र बाद में क्यों हुआ है? तो इसका यही जवाब है कि माँ के हुकूक ज्यादा हैं बनिस्बत वालिद के, ठीक है। इसलिए क्या है, माँ को हमने पहले ही लगा दिया है। अब क्या है बच्चे, इन्हीं से हम क्या करेंगे? बायोलॉजी की शाखों को डिराइव करेंगे, आगाज करेंगे। तो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मीम। मीम से क्या है? मॉर्फोलॉजी। उसके बाद क्या है? अलिफ। अलिफ से है एनाटॉमी। उसके बाद है हे। हा से बनता है हिस्टोलॉजी। उसके बाद है सीन। सीन से बनता है सेल बायोलॉजी। उसके बाद है फे। फे से बनता है फिजियोलॉजी। उसके बाद है जीन। जीन से बनता है जेनेटिक्स, ठीक है। उसके बाद है अलिफ। अलिफ से बनता है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी। उसके बाद जगह को मलहूज़ खातिर रखते हुए मैं इसको इस साइड पे लिखता हूँ। अब क्या है हमारे पास? टे। टे से क्या बनता है? टैक्सोनॉमी। उसके बाद है पे। पे से क्या है? पैलेंटोलॉजी। उसके बाद है अलिफ। अलिफ से है एम्ब्रियोलॉजी। उसके बाद है सीन। सीन से क्या है? सोशो बायोलॉजी। उसके बाद क्या है? पे। पे से क्या आता है? पैरास्टोलॉजी। उसके बाद क्या है? वे। वे से क्या बनता है? बायो टेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी हो गया। उसके बाद है अलिफ। अलिफ से क्या बनता है? एमियोनोलॉजी। उसके बाद क्या है? और अलिफ है, इस अलिफ से क्या बनता है? एंटोमोलॉजी। उसके बाद है फे। फे से बनता है फार्माकोलॉजी। तो
डियर स्टूडेंट, जस्ट इसी ही फार्मूले को याद करने से हम इस काबिल हो जाते हैं कि हमें 16 की 16, 16 की 16 शाखें फिंगर टिप्स पे याद हो जाती हैं। ना तो इनके नाम मिक्स होते हैं हमसे, ना ही हम इनको भूल पाते हैं। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, बायोलॉजी की 16 की 16 शाखों के बारे में पढ़ सकते हैं। तो कल हम इंशाल्लाह हाजिर होंगे अपनी नई वीडियो के साथ, जिसमें हम इन 16 शाखों की डिटेल पढ़ेंगे, उनके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। जिस तरह फार्मूले की मदद से इनके नाम याद करने में आसानी हुई है, इसी तरह ये इनकी डेफिनेशन याद करने में भी क्या होगी, आसानी ही होगी।